आज हम बात करेंगे फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। देखिए, इट इज नॉट अ थ्योरी ऑफ आउटपुट। सबसे पहले ये आउटपुट की कहानी नहीं है। नॉट अ थ्योरी ऑफ मनी इनकम के साथ भी ये डील नहीं करती है, ना ही ये प्राइस लेवल की थ्योरी है। ये इन तीनों में से किसी भी चीज की थ्योरी नहीं है। Friedman holds the view that the quantity theory of money is a theory of demand for money। वो क्या कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किस पर आधारित है, किस चीज की कहानी है? ये है डिमांड फॉर मनी के बारे में ये थ्योरी है हमारी। फ्रीडमैन की थ्योरी पार्टली किनेशियन है, पार्टली नॉन किनेशियन है। कुछ बातें कीन्स के साथ मिलती हैं और कुछ उनसे विपरीत हैं, अलग हैं। अलग क्यों है कीन्स से? क्योंकि फ्रीडमैन इग्नोर कर रहे हैं कीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी। आपने कीन्स थ्योरी का भी हमारा वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको बताया है कि कीन्स ने मोटिव्स क्यों मनी होल्ड किया जाता है उसके बारे में बात की थी। तो ये जो फ्रीडमैन है ये इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, टोटली उस चीज को सेपरेट ही कर रहे हैं, उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। इसलिए ये नॉन कीनेशियन थ्योरी इसलिए कहलाती है क्योंकि जो कीन्स ने डिस्कस किया था उसको इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, उसको साइड लाइन ही कर दिया। मोटिव फॉर होल्डिंग मनी होल्ड करने के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई। इसलिए हम कहते हैं कि ये थ्योरी नॉन कीनेशियन है। थोड़ी सी कीनेशियन भी है ये थ्योरी, क्योंकि फ्रीडमैन जनरलाइजेस कीनेशियन एनालिसिस ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बाय ट्रीटिंग डिमांड फॉर मनी एज अ पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ कैपिटल और वेल्थ। तो कुछ कुछ बातें कीन्स से मिलती भी हैं, क्योंकि जो कीन्स ने स्पेकुलेटिव डिमांड और मनी का जो एनालिसिस किया था उसी से ही मिलता जुलता फ्रीडमैन ने कहा है कि हम भी बात कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी के बारे में, जो कि थ्योरी ऑफ कैपिटल या थ्योरी ऑफ वेल्थ कहलाती है। तो हमने इस स्लाइड में देखा कि फ्रीडमैन की कुछ बातें कीन्स से उलट हैं और कुछ बातें कीन्स से मिलती जुलती भी हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रीडमैन कहते हैं कि जो मनी है वो एक एसेट है और कैपिटल गुड है। एक एसेट है, एक हमारा चीज है। डिमांड फॉर मनी इज द डिमांड फॉर कंजम्पशन सर्विस। देखिए, वो कहते हैं कि डिमांड फॉर मनी क्यों किया जाता है? क्योंकि मनी से ही हमने कोई भी चीज कंज्यूम करनी है, कोई भी चीज सर्विस लेनी है। मान लीजिए आपने बाय एयर कहीं जाना है, दिल्ली से बैंगलोर जाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको पैसा चाहिए ना, तभी आप जा सकते हो। तो डिमांड फॉर मनी आपने क्यों किया? वो फ्लाइट की सर्विस लेने के लिए आपने डिमांड फॉर मनी किया। आपको बाय ट्रेन जाना है दिल्ली से बैंगलोर, तब भी आपको पैसा चाहिए। तो वो पैसा, उस ट्रेन का पैसा देने के लिए, उस सर्विस को एंजॉय करने के लिए ट्रेन की आपको पैसा चाहिए। इसलिए डिमांड फॉर मनी इसीलिए है क्योंकि वो पैसा ही एक चीज है जिससे हम सारा सामान खरीद सकते हैं या कोई सर्विस ले सकते हैं। इसलिए मनी डिमांड किया जाता है। कैश बैलेंसेस आर डिमांडेड बिकॉज इट यील्ड सर्विसेज टू द पर्सन हु होल्ड्स इट। कैश बैलेंस लोग क्यों मांगते हैं कैश? क्योंकि कैश से ही हम वो सर्विसेज के मजे ले सकते हैं। आपको होटल में खाना खाना है, होटल में खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा होगा तो आप होटल में खाना खा सकते हो, नहीं तो नहीं खा सकते। आपको घर के लिए एक बेड खरीदना है, बेड वही खरीद पाएगा जिसके पास कैश होगा। इसलिए कैश बैलेंस की डिमांड क्यों की जाती है? क्योंकि वो सारा सामान और वो सारी सर्विस उसी को मिलेगी जिसके पास पैसा है। डिमांड फॉर मनी फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैपिटल और वेल्थ थ्योरी। तो ये जो हम डिमांड फॉर मनी पढ़ेंगे ये कैपिटल थ्योरी और वेल्थ थ्योरी का ही पार्ट बन जाता है। मनी इज टाइप ऑफ अ कैपिटल गुड विच इज हेल्ड फॉर सर्विसेज इट प्रोवाइड्स। ये रिपीट होगी बात कि वो एक ऐसा कैपिटल गुड है जिससे हमें सारी सर्विसेज का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी किन किन फैक्टर्स पर आधारित है? सबसे पहला पॉइंट आता है टोटल वेल्थ। देखिए, टोटल वेल्थ इज अ टोटल विच मस्ट बी डिवाइडेड अमंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एसेट्स। टोटल वेल्थ का मायने क्या है? देखिए, जिसकी टोटल वेल्थ ज्यादा है उसकी डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा है। मेरी टोटल वेल्थ अंबानीज की टोटल वेल्थ से कम है, तो अंबानीज ज्यादा डिमांड करेंगे, मैं थोड़ा डिमांड करूंगी क्योंकि मैं उतनी अमीर नहीं हूं। तो हमने क्या जाना कि जिसकी टोटल वेल्थ ज्यादा है उसकी डिमांड फॉर मनी ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको सुख सुविधा भी ज्यादा चाहिए, उसको सामान भी ज्यादा चाहिए। जिसके पास थोड़ी वेल्थ है उसको थोड़े से सामान में, थोड़ी सी सुख सुविधा में भी हो जाएगा, तो उसकी डिमांड फॉर मनी कम रहेगी।
एस्टिमेट्स ऑफ टोटल वेल्थ आर सेल्डम अवेलेबल। देखिए टोटल वेल्थ कितनी है एक इंसान की, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा सारा जो पैसा है वो बिखरा हुआ होता है। थोड़ा सा घर पे लगा दिया, थोड़ा सा दुकान पे लगा दिया, थोड़ी सी गाड़ी खरीद ली, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी की टोटल वेल्थ कितनी है? इनकम से। इनकम इज कंसिडर्ड इंडेक्स ऑफ वेल्थ। किसी की ज्यादा वेल्थ है, इसका मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उसकी वेल्थ ज्यादा। तो वेल्थ का हिसाब हम कैसे लेते हैं? हम किसी की इनकम से लेते हैं। इनकम इज अ सरोगेट ऑफ वेल्थ, मतलब इनकम एक सब्सटीट्यूट है वेल्थ का। तो टोटल वेल्थ ज्यादा तो डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा। तो टोटल वेल्थ कैसे पता किया जाएगा? इनकम से पता किया जाता है। इनकम ज्यादा, टोटल वेल्थ ज्यादा, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, डिवीजन ऑफ वेल्थ बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फॉर्म्स। देखिए मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ कहाँ से आती है? इनकम ज्यादा, पैसा कहाँ से आता है? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन वेल्थ। देखिए एक लेबरर है, लेबरर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है, और उस तरफ एक इंजीनियर है, इंजीनियर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है। लेबरर कम अर्न करता है, और जो लेबरर है वो ज्यादा अर्न करता है। तो ह्यूमन वेल्थ जो है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करती है। किसी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा तो उसके पास पैसा भी ज्यादा, और किसी की कम तो उसके पास पैसा भी कम। बट द कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन वेल्थ इनटू नॉन ह्यूमन वेल्थ और रिवर्स इज सब्जेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स। देखिए जो ह्यूमन वेल्थ है इसको हम नॉन ह्यूमन वेल्थ में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए की इनकम है, मैं एक इंजीनियर हूँ। उस 1 लाख रुपए को मैं चाहूं तो उससे मैं सामान खरीद सकती हूँ, मैं अपना पूरा घर भर सकती हूँ, मैं बेड भी खरीद सकती हूँ, गाड़ी भी खरीद सकती हूँ। उसको मैंने क्या किया? उसको मैंने अपने पैसे को नॉन ह्यूमन वेल्थ में बदल दिया, सामान खरीद लिया, ठीक है ना। तो ये डिविजन ऑफ वेल्थ बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फॉर्म्स जो है वो हमारा सेकेंड पॉइंट है। जितना आपको मटेरियलिस्टिक सामान चाहिए उतनी ही आपकी डिमांड फॉर मनी बढ़ती जाती है। Now this can be done by using current earnings to purchase non-human wealth. आपका जो इनकम है, करंट अर्निंग्स है, आपका आमदनी जो है, उससे आप नॉन ह्यूमन वेल्थ माने कि आप मटेरियलिस्टिक सामान खरीद सकते हो। By using non-human wealth to finance acquisition of skills, आप acquisition of skills अपने अंदर और skills भी भर सकते हो। Hence the fraction of total wealth in the form of non-human wealth is an important variable. तो कितना सामान आपको चाहिए उतनी ही आप डिमांड फॉर मनी करोगे। इसलिए फ्रीडमैन कॉल्स द रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ एज W। तो उसने रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ डिवाइडेड बाय ह्यूमन वेल्थ को W का नाम दे दिया। थर्ड पॉइंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी एंड अदर एसेट्स। अब देखिए कितना पैसा आपको रिटर्न आ रहा है, जो आपके पास पैसा पड़ा है और जो आपके बाकी एसेट्स हैं। द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में बी जीरो एज इट इज यूजुअली ऑन करेंसी। मान लीजिए आपके पास पैसा पड़ा है हार्ड कैश के फॉर्म में, तो उसके पास उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न तो आने वाला ही नहीं है। वो पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करोगे तब आपको रेट ऑफ रिटर्न आएगा। अगर उस पैसे को पैसा ही बना के रखोगे, कैश को कैश ही रखा, तो उस पर कोई नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जीरो हो जाता है। नेगेटिव भी हो सकता है समटाइम्स डिमांड डिपॉजिट्स पे, सब्जेक्ट टू नेट सर्विस चार्जेस। कभी कभी बैंक में हम जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट अगर हम खुलवाते हैं तो उसमें अगर हमें सर्विस चार्जेस ही देने पड़ जाते हैं उस हमारे पैसे के ऊपर, तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव भी हो जाता है और पॉजिटिव भी होता है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड, इस तरह के आप अकाउंट खुलवाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। टाइम डिपॉजिट्स 5 साल 4 साल की आप एफडी करवाइए, उस पर आपको इंटरेस्ट रहता है, तो आपको पॉजिटिव जो है रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा। तो हमने देखा कि जीरो होगा अगर आपने कैश को कैश के फॉर्म में ही अपने घर में रखा, तो उसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं आने वाला। कोई अकाउंट में अगर आपने ज्यादा सर्विस लिया है बैंक से, तो वो नेगेटिव भी रहता है रिटर्न ऑन मनी, और पॉजिटिव होगा अगर आप उस तरह का अकाउंट खुलवाते हो जिसमें टाइम डिपॉजिट वाला जाता है। Now the nominal rate of return on assets consists of two parts: any currently paid yield or cost such as interest on bonds, dividends on equities and cost of storage on physical assets. देखिए आपने अभी कुछ पे किया, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड दिया है ना, उसके ऊपर भी आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की आपने इक्विटीज खरीदी, किस तरह का आपने बॉन्ड लिया। B, it changes of the price of assets which become specially important under conditions of inflation or deflation. मान लीजिए आपके पास एक एसेट था और कीमतें बहुत बढ़ गई तो आपको उस पर रिटर्न ज्यादा आएगा, और अगर कीमतें गिर गई हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न उस एसेट पे नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन हुआ या डिफ्लेशन हुआ। आगे बढ़ेंगे।
फोर्थ पॉइंट है अदर वेरिएबल्स. अदर वेरिएबल्स अदर देन इनकम में अफेक्ट द यूटिलिटी अटैच टू द सर्विस ऑफ मनी विच डिटरमिन लिक्विडिटी प्रॉपर. देखिए, जो आपके पास लिक्विडिटी प्रॉपर है, यूटिलिटी क्या है उस मनी की जो आपके पास है. Besides liquidity, variables are the tastes and preferences of the wealth holders. देखिए, अब मुझे कोई एक चीज पसंद है, मुझे एक पिंक कलर की शर्ट पसंद है, तो मेरी जो डिमांड है वो पिंक कलर की शर्ट पर ही जाएगी. ठीक है ना. तो वो कहता है कि ये सब फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं जब हमने फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड फॉर मनी को डिस्कस करना है. Another variable is trading in existing capital goods by ultimate wealth holders. जो wealth holders हैं वो जो existing capital goods में trade कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. All these variables also determine the demand function for money along with other forms of wealth. So ये सारे variables मिलकर demand for money को assess करते हैं और इनको फ्रीडमैन ने U term के साथ denote किया है. आगे बढ़ेंगे. टोटल वेल्थ इंक्लूड्स ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम और कंज्यूमेबल सर्विसेज. टोटल वेल्थ में सारी इनकम, सारी सर्विस जो हम ले रहे हैं उस सब का टोटल कर दिया जाता है. उसको कैपिटलाइज्ड इनकम कहते हैं. बाय इनकम फ्रीडमैन मींस परमानेंट इनकम विच इज द एवरेज एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन वेल्थ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. आपकी पूरी लाइफ टाइम में जो आपकी वेल्थ के ऊपर यील्ड आएगी, जो उसमें से आपको इनकम अर्न होती है, उस परमानेंट इनकम को हम इनकम मानते हैं. आगे बढ़ेंगे. फॉर्म्स ऑफ वेल्थ. अब देखिए वेल्थ के क्या फॉर्म्स रहेंगे. वेल्थ कैन बी हेल्ड इन दीज 5 डिफरेंट फॉर्म्स. नंबर 1 इज मनी. इट इंक्लूड्स करेंसी, demand deposits and time deposits which yield interest on deposits. Money is a luxury good. क्या मनी में हमने जो कैश आपके पास है वो भी आता है, आपने डिमांड डिपॉजिट, आपने फिक्स्ड एफडीआर करवाई हुई है, वो सब भी मनी में आता है. लग्जरी गुड कंसिडर होता है क्योंकि इसी से आप बाकी चीजें खरीद सकते हैं. It also yields real return in the form of convenience, security to the holder, which is measured in terms of general price level. देखिए, मनी को ही हम, आपको जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी लाइफ इतनी कन्वीनियंट है, तो वो कन्वीनियंस, वो सुविधा, सुख सुविधा जो हमें पैसा दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है पैसा, उसको मन को शांति है कि मेरे पास पैसा है तो कोई बात नहीं मैं देख लूंगा. तो वो जो जिसके पास पैसा है उसको एक अंदर की सिक्योरिटी मिल रही है. ये सब हम जनरल प्राइस लेवल के रूप में काउंट करते हैं. आगे बढ़ेंगे. बॉन्ड्स. बॉन्ड्स भी एक फॉर्म ऑफ वेल्थ है. बॉन्ड्स मीन क्लेम टू अ टाइम स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स. हमको पैसा आता है, वो फिक्स्ड है नॉमिनल यूनिट्स में. आपके पास इतने बॉन्ड्स हैं तो वो फिक्स्ड इनकम है आपकी. Bond is considered to be a perpetual security or console which yields an income stream whose value is fixed in nominal terms. तो भैया उसकी फिक्स्ड है आपकी नॉमिनल टर्म. आपके पास इतने के बॉन्ड्स हैं, वो आपके पास पैसा आता रहेगा. अब इक्विटीज भी एक फॉर्म ऑफ वेल्थ है. इक्विटी मींस क्लेम टू अ टाइम स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स. आपको पैसा आएगा दैट आर फिक्स्ड इन रियल यूनिट्स. यहाँ हमने बोला नॉमिनल यूनिट, यहाँ हम बोल रहे हैं रियल यूनिट. इक्विटी इज आइडेंटिकल टू बॉन्ड. ये बॉन्ड के जैसा ही है लेकिन फर्क क्या है. इट कंटेन्स अ कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटर सो दैट इट्स इनकम स्ट्रीम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट परचेजिंग पावर. इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर भी आता है ताकि आपकी परचेजिंग पावर उतनी ही रहे. महंगाई बढ़ गई है तो आपकी इनकम कम नहीं होगी, वो उसके साथ साथ बढ़ती रहती है. इक्विटीज के केस में, बॉन्ड में ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इक्विटीज की बढ़ती रहती है. फिजिकल गुड्स भी फॉर्म ऑफ वेल्थ आता है और नॉन ह्यूमन गुड्स आर इन्वेंट्रीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल. ये सब आपका फॉर्म ऑफ वेल्थ में आता है. फिजिकल गुड्स मतलब सामान, नॉन ह्यूमन गुड्स जो भी हमने आइटम्स खरीदी, प्रोड्यूसर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब फॉर्म्स ऑफ वेल्थ में ही आता है. ह्यूमन कैपिटल इज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. वही हमने आपको बताया, एक लेबर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी और इंजीनियर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी. ये सब किस में आया, फॉर्म्स ऑफ वेल्थ में आया. नाउ हेंस ईच फॉर्म ऑफ वेल्थ हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स ओन एंड अ डिफरेंट यील्ड. हर फॉर्म ऑफ वेल्थ उसकी अपनी एक खासियत है और अपनी एक यील्ड, अपनी एक आमदनी है हर फॉर्म ऑफ वेल्थ की. इधर एक्सप्लिसिटली है जो बता के आती है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, लेबर इनकम आ रही है, या इम्प्लिसिटली भी है सर्विसेज ऑफ मनी मेजर्ड इन टर्म्स जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से जो आपको सर्विसेज आ रही हैं वो भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वेल्थ में ही. तो हर फॉर्म ऑफ वेल्थ की अपनी एक खासियत है और अपनी एक अलग आमदनी आती रहती है. Now, the present discounted value of these expected income flows from 5 forms of wealth. जो हमने अभी 5 forms of wealth discuss किए हैं, उनकी present discounted value अगर हम निकालेंगे, they constitute the current value of wealth. उसको हम
करंट वैल्यू ऑफ वेल्थ पर लेकर आते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, जिसमें W इज द करंट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ। आज की डेट में आपकी टोटल वेल्थ की क्या है करंट वैल्यू। Y इज द टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम 5 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ। जो हमारे को एक्सपेक्ट आमदनी हम उसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरे को आती रहेगी, वो है Y। R है आपका इंटरेस्ट रेट। देखिए W क्या है, टोटल वेल्थ की आज की डेट की वैल्यू। Y क्या है, उस वेल्थ में से कितनी आमदनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और R क्या है, इंटरेस्ट रेट। The equation shows that wealth is capitalized income. Wealth क्या है, capitalized income है। Now, next slide. Now, Friedman gives monetary trends in United States and United Kingdom in the year 1982, जो कि उन्होंने बताए थे। He gives the following demand function for money for an individual wealth holder. उन्होंने एक डिमांड फंक्शन बनाया जिसमें उन्होंने दिया M upon P. M upon P क्या रहेगा, M is the total stock of money demanded divided by the price level. ये जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द प्राइस लेवल है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इन सब चीजों का। उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है वाई। वाई का मतलब है रियल इनकम। तो ये जो M अपॉन P है, ये किसका फंक्शन रहेगा, रियल इनकम का। आपके पास इनकम कितनी है, उस हिसाब से ही आप मनी डिमांड करेंगे। दूसरा है W। W इज अ फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ इन नॉन ह्यूमन फॉर्म। आपको ज्यादा सामान चाहिए तो आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी मनी की, कम सामान चाहिए तो आपकी डिमांड कम रहेगी। अगला है RM। RM क्या है, एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी। जो आपके पास पैसा है उसमें से आपको कितनी आमदनी हो रही है। RB क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड चेंज इन देयर प्राइसेस। बॉन्ड्स जो आपने खरीदे थे उसमें से आपको कितनी आमदनी है। अगला है RE। RE इज द एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटीज इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड चेंजेस इन देयर प्राइसेस। जो इक्विटीज के ऊपर आपको आमदनी आएगी वो RE के हिसाब से कैलकुलेट होती है। अगला है GP। GP क्या रहेगा, इट इज 1 अपॉन P इनवर्स ऑफ द प्राइस लेवल डेरिवेटिव ऑफ P टू टाइम DP अपॉन DT, जो क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स। जितना आपके सामान का प्राइस कितना ऊपर नीचे हो रहा है, हेंस द एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन फिजिकल एसेट्स, ये रहता है GP। लास्ट पॉइंट है आपका U। U is variable other than income that may affect the utility attached to the service of money. जो हम मनी की सर्विस की, मनी की डिमांड की बात कर रहे हैं, इनकम के अलावा जो भी हमने आपको पीछे पढ़ाया वो सारे वेरिएबल्स U में आते हैं। तो ये है जी फ्रीडमैन का डिमांड फंक्शन फॉर मनी। आगे बढ़ेंगे। डिमांड फंक्शन जो ऑफ मनी है, राइज इन द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ डिफरेंट एसेट्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय वेल्थ होल्डर। अगर हमको ये जो डिफरेंट एसेट्स हैं इसमें जो यील्ड आनी है अगर वो बढ़ जाती है, तो जो मनी डिमांडेड बाय वेल्थ होल्डर है वो रिड्यूस हो जाता है वो अमाउंट से। That an increase in wealth raises the demand for money. फिर जब उसकी वेल्थ इंक्रीज हो जाती है तो वो ज्यादा डिमांड फॉर मनी करता है। फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी क्या रहेगी, द सप्लाई ऑफ मनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी। फ्रीडमैन कहते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी को डिमांड ऑफ मनी से लेना देना कोई नहीं, ये एक अलग फैक्टर है, ये एक अलग फैक्टर है, ये इसके ऊपर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी इज अनस्टेबल ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी। सप्लाई ऑफ मनी अनस्टेबल है, वो कहते हैं स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटीज का इसमें रोल रहता है, हमारा रोल नहीं रहता। डिमांड फॉर मनी स्टेबल रहती है क्योंकि पीपल वांट टू होल्ड मनी इन कैश और बैंक डिपॉजिट्स, क्योंकि लोगों को मनी को जो है डिमांड करना है, उनको कैश भी चाहिए, उनको बैंक डिपॉजिट भी चाहिए, विच इज रिलेटेड इन अ वे फिक्स्ड वे टू देयर परमानेंट इनकम। और हर किसी को कितना कैश चाहिए, हर किसी को कितना बैंक डिपॉजिट करना है, ये उनकी परमानेंट इनकम के साथ रिलेटेड रहता है। तो फ्रीडमैन कहते हैं कि सप्लाई जो है वो अनस्टेबल है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो मॉनेटरी अथॉरिटीज के हाथ में है, और जो डिमांड फॉर मनी है वो हमारे हाथ में है, वो स्टेबल है क्योंकि हमें अपनी परमानेंट इनकम के हिसाब से हमें अंदाजा लग जाता है कि कितना पैसा कैश में मुझे अपने घर में रखना है और कितना मुझे बैंक में डालना है। आगे बढ़ेंगे। इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज। मान लीजिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज खरीद लेता है, तो जब वो सिक्योरिटीज खरीदेगा तो पैसा बाजार में आएगा तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी।
Now, people who sell their securities will find that their holdings of money have increased in relation to their permanent income. उन्होंने अपनी सिक्योरिटी सेल कर दी तो उनका मनी होल्डिंग बढ़ गया इन रिलेशन टू देयर परमानेंट इनकम. जब उनके पास मनी होल्डिंग बढ़ गया तो दे विल स्पेंड देयर एक्सेस होल्डिंग ऑफ मनी पार्टली ऑन एसेट्स एंड पार्टली ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो वो पैसा उनके हाथ में है वो या तो एसेट खरीद लेंगे या कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेंगे, तो पैसा खर्च देंगे. दिस स्पेंडिंग विल रिड्यूस देयर मनी बैलेंस. अब जब उन्होंने पैसा ज्यादा खर्च दिया तो उनके पास मनी बैलेंस कम हो गया एंड एट द सेम टाइम रेज देयर नॉमिनल इनकम. और उनकी नॉमिनल इनकम तो बढ़ गई लेकिन उनके हाथ में पैसा कम हो गया क्योंकि उन्होंने तो खर्च दिया. उसी के हिसाब से हम आगे बात करेंगे कि जब अगर सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई रिड्यूस कर दी बाय सेलिंग सिक्योरिटीज, उन्होंने सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई रिड्यूस कर दी क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी सेल कर दी, इट विल रिड्यूस द होल्डिंग ऑफ मनी ऑफ द बायर्स ऑफ सिक्योरिटीज इन रिलेशन टू परमानेंट इनकम. अब उनकी होल्डिंग ऑफ मनी जो है लोगों की वो कम हो गई एज रिलेटेड टू देयर परमानेंट इनकम, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने सारी सिक्योरिटी सेल कर दी थी. Hence, they will raise their money holdings partly by selling their assets. पिछली स्लाइड में मैंने क्या बोला कि वो एसेट खरीद देंगे, है ना. यहाँ पर अब वो एसेट बेच देंगे एंड पार्टली बाय रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. जितना वो गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च रहे थे वो उसको भी रिड्यूस कर देंगे. दिस विल टेंड टू रिड्यूस देयर नॉमिनल इनकम. पिछली स्लाइड में हमने बोला कि नॉमिनल इनकम बढ़ जाएगी, यहाँ हम कह रहे हैं कि नॉमिनल इनकम कम हो जाएगी. सो इन बोथ द केसेस, भले सेंट्रल गवर्नमेंट रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ मनी करे या सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दे, दोनों केसेस में डिमांड फॉर मनी स्टेबल रहती है. आगे बढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, अ चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी कॉजेज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस लेवल और इनकम और बोथ. जब सप्लाई ऑफ मनी चेंज होती है तो प्राइस लेवल में भी चेंजेस आते हैं और इनकम में भी चेंजेस आते हैं, दोनों में चेंजेस आते हैं. Given the demand for money, it is possible to predict the effects of changes in the supply of money. हमें डिमांड ऑफ मनी गिवन है तो उसमें जब सप्लाई ऑफ मनी चेंज होती है तो उससे एक्सपेंडिचर और इनकम में क्या होगा इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं. वो क्या कहते हैं, डिमांड ऑफ मनी हमें पता हो तो सप्लाई ऑफ मनी के कम होने से या बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा ये हम बता सकते हैं. If the economy is operating at less than full employment level, अगर इकोनॉमी अगर कंट्री इस हाल में है कि पूरा एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं आया है तो इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी. अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. इन टोटल एक्सपेंडिचर विद राइज वो भी होगा. तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. विद राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा. बट दिस इज ओनली पॉसिबल इन द शॉर्ट रन. ये कहानी जो हमने आपको सुनाई ये शॉर्ट रन की कहानी है. अब देखिए हम एक डायग्राम लेते हैं. इनकम ली जाती है वर्टिकल एक्सिस पर, यहाँ पर OY पर हमने इनकम ली है. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, OX एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी ली गई है. MD इज द डिमांड फॉर मनी कर्व विच वेरीज विद इनकम. ये जो MD कर्व है ये रहा, इनकम बढ़ गई तो ये भी बढ़ जाता है, तो ये MD कर्व है आपका. MS is the supply curve which is perfectly inelastic to changes in income. ये है जी आपका MS supply curve. ये inelastic to change in income है, मतलब इनकम इतनी है तब भी ये ऐसा ही है, इनकम बढ़ जाती है तब भी ये ऐसा ही है. तो इसको इनकम के कम होने या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको बोलेंगे इट इज परफेक्टली inelastic to changes in income. ना देखिए दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट E. ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये MS सप्लाई कर्व और ये MD कर्व मिल रहे हैं E पे. तो इक्विलिब्रियम है ये E पे और इक्विलिब्रियम इनकम है OY. ये आ गया आपका OY इज द इक्विलिब्रियम इनकम. आगे बढ़ेंगे. इफ मनी सप्लाई राइजेस, अब मनी सप्लाई MS से कहाँ पहुंच गई, M1 S1 पर पहुंच गई. MS कर्व शिफ्ट्स राइट टू M1 S1. जब आपकी मनी सप्लाई यहाँ से यहाँ गई तो आपका नया सप्लाई कर्व M1 S1 हो जाता है. एज अ रिजल्ट द मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर मनी which raises the total expenditure. अब क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई डिमांड ऑफ मनी से, वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टैब्लिश्ड एट E1. ये आ गया आपका नया इक्विलिब्रियम बिटवीन MD एंड M1 S1 कर्व्स. तो ये MD कर्व और ये MS M1 कर्व यहाँ मिलते हैं, तो ये आ गया आपका E1 कर्व. और इनकम भी जो है वो OY से OY1 आ गई. जब E पे बैलेंस था तो OY थी और जब E1 हो गया तो OY1 आ गई है.
ठीक है। नाउ फ्रीडमैन प्रेजेंट्स द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। देखिए फ्रीडमैन ने क्या बोला, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, डिमांड फॉर मनी है। डिमांड फॉर मनी इज अज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन एसेट प्राइसेस और रिलेटिव रिटर्न्स एंड वेल्थ ऑफ इनकम। तो ये जो डिमांड फॉर मनी है ये किस पे डिपेंड करती है, एसेट प्राइसेस का क्या रेट चल रहा है और कितनी रिटर्न आ रही है, आमदनी कितनी आ रही है आपकी इनकम के ऊपर। He shows how a theory of stable demand for money becomes a theory of prices and output. जो stable demand की theory थी वो theory of prices and output बन गई। And a discrepancy between the nominal quantity of money demanded and the nominal quantity of money supplied, जो इनमें अंतर है money demanded और money supplied में जो अंतर है will be evident primarily in attempted spending। खर्चे में सब रिवील हो जाएगा कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई में जितना अंतर है वो एक्सपेंडिचर में सब दिखाई दे जाएगा। As the demand for money changes in response to change in its determinants, देखिए हमने आपको बताया डिमांड ऑफ मनी किन किन चीजों पे अफेक्ट करती है, तो उन फैक्टर्स के आगे ऊंचे नीचे होने से जब डिमांड ऑफ मनी चेंज होती है, इट फॉलोज दैट अ सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइसेस और नॉमिनल इनकम आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी। तो ये जो डिमांड ऑफ मनी के फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के ऊंचे नीचे होने से डिमांड ऑफ मनी चेंज होता है। तो जो चेंजेस अल्टीमेटली प्राइस में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, वो चेंजेस आते हैं रिजल्ट ऑफ, दे आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी। तो जो सप्लाई ऑफ मनी चेंज हुई उसके हिसाब से ही आपके चेंज इन प्राइसेस होंगे। तो हमारा आज का आर्टिकल खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।